अद्विक पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है और आशा है कि आप लोग सही से पठन पाठन कर रहे होंगे। आज जो हम इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जो लेकर आए हैं, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो आपको राष्ट्रवाद के बारे में पहले बता चुके हैं। अब ये बात क्या है, हिंद चीन। हिंद चीन का मतलब क्या होता है कि हिंद चीन लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैले एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्र को मिलाकर क्या नाम दिया गया, हिंद चीन। तो आइए शुरुआत करते हैं हम एक कुछ नए अंदाज में। कहते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। कहते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ चलिए हम आगाज़ करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। ये एक बहुत ही, समझिए कि वहाँ जो किसान है, मजदूर है, उनको कोई उस जगह पे अधिकार नहीं होता था। केवल अधिकार किसके पास, तो मालिकों के पास होता था। जो वहाँ के मालिक थे, जो ज़मींदार थे, उनके पास असीमित, उसके पास असीमित बोलिए तो अधिकार था, लेकिन जो वहाँ पे आम पब्लिक लोग थे उनके कोई अधिकार नहीं था। तो इसी को नाम दिया गया एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। यानी एक तरह की क्या थी, ये बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। तो जो वहाँ के जो मजदूर हैं, वहाँ पे कोई उसको अधिकार नहीं था, जबकि मालिक साहब को असीमित क्या है, उसको अधिकार प्राप्त था। जो वहाँ के मालिक थे उनको कितने अधिकार थे, तो उनको असीमित अधिकार प्राप्त था। तो यही है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या होता है, तो इसमें क्या है कि इसमें एक तरह से इसका नाम दिया गया बंधुआ मजदूरी। क्या दिया गया, यह एक तरह का क्या था, बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक जो है वहाँ के, उसको असीमित वहाँ पे अधिकार प्राप्त था। तो यही है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि वायोदाई कौन है। जो ये वायोदाई है ना, ये जो एक क्षेत्र है अन्नाम, क्या है, अन्नाम का ये पूर्व सम्राट था। ये क्या है, अन्नाम का जब पूर्व सम्राट होने के बाद ये क्या हुआ, बाद में हनोई समझौता। क्या हुआ, हनोई समझौता के बाद इसे फ्रांस ने क्या कर दिया, वियतनाम का शासक बना दिया। फ्रांस ने क्या कर दिया, इसे वियतनाम का एक शासक बना दिया। वियतनाम में अब इसका अधिकार चलने लगा। तो पढ़ते हैं, वह अन्नाम का पूर्व सम्राट था। जो ये वायोदाई है, वायोदाई क्या है, एक सम्राट है। कहाँ का, तो अन्नाम का। ये कब का, पूर्व सम्राट था। हनोई समझौता के बाद फ्रांस ने क्या किया, इसे वियतनाम का फिर से एक शासक के रूप में बना दिया। तो अन्नाम एक बहुत ही अच्छा सम्राट था। और ये जब फ्रांस ने इसको क्या किया, हनोई समझौता के बाद फिर से वियतनाम में शासक के रूप में इसको बैठा दिया। ठीक है, तो वायोदाई प्लस में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। 2 सिंपल सी लाइन है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कहता है कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन आ गया, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। तो कहेंगे हिंद चीन से अभिप्राय तत्कालिक जो समय था वहाँ का, उसमें जो लगभग है 3 लाख वर्ग किलोमीटर, कितने लाख किलोमीटर में, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले जो एक क्षेत्र था, जिसका क्या क्या नाम था, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये जो तीनों क्षेत्र हैं, इन्हीं क्षेत्र को मिलाकर नाम क्या दिया गया, हिंद चीन। क्या नाम दिया गया, हिंद चीन। चलिए आइए देख लेते हैं। हिंद चीन से अभिप्राय तत्कालिक समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है, जिसमें आज के क्या क्या आते हैं, तो आज के वियतनाम हैं, लाओस हैं और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ये जो तीनों क्षेत्र हैं, इन्हीं क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, हिंद चीन। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब है जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। देखिए जेनेवा समझौता जो है ना, बहुत ही उस समय के एक ऐसे समझौता था जो हिंद चीन के लिए कुछ खास ऑफर आया था। तो यह एक समझौता है जो कब हुआ, 1954 में। कब हुआ? जेनेवा समझौता जो है, जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। हिंद चीन की समस्या के समाधान के लिए, किसके लिए? हिंद चीन के जो समस्या था, हिंद चीन के समस्या के जो वहाँ के समाधान के लिए फ्रांस, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के बीच हुआ था। अच्छा, ये हुआ कब था? 1954 में। कब हुआ था? इसमें कहता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ। हम जानते हैं कि जेनेवा समझौता कब हुआ, 1954 में। तो ये लिखेंगे यह समझौता 1954 में हिंद चीन की जो समस्या है उसके समाधान के लिए, उसके समाधान के लिए फ्रांस, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों के बीच क्या हुआ था? इनके बीच समझौता हुआ था। क्या हुआ था? इनके बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो जेनेवा समझौता आपको याद हो गया। कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। हिंद चीन की समस्या के लिए, किसके लिए? हिंद चीन में जो क्षेत्र हैं जिसका नाम है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों पे किसका धीरे धीरे अधिकार चल रहा था? फ्रांस का। तो फ्रांस ने क्या किया? इन तीनों के बीच क्या किया? समझौता किया। किसके? हिंद चीन में जो बहुत सारा समस्या चल रहा था उस समस्या को समाधान करने के लिए फ्रांस ने इन तीनों के साथ बैठकर एक समझौता किया जिसका नाम दिया गया जेनेवा समझौता। क्या दिया गया? जेनेवा समझौता। आशा है कि आपको यह बिल्कुल ही क्वेश्चन सटीक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या है? होवा होवा आंदोलन। अच्छा, आपको बता दें कि होवा होवा आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा। यह आंदोलन उस जगह का नाम ही था होवा होवा। एक गांव है उसका नाम क्या है? होवा होवा। इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या दिया गया? होवा होवा आंदोलन। यह क्या था? होवा होवा एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। अब बताओ, एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी था ये, जो 1939 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। और जिसके जो नेता है हू नुह फूसो, क्या नाम है? हू नुह फूसो, ये उसके क्या थे? नेता थे। इसके क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। उग्रवादी का मतलब बड़ा ही जो मन उटपटांग काम जो है ये लोग कर देते थे। मन चाहता था इसका आत्मदाह तक भी इन लोग ने शामिल था, ऐसा इसका आंदोलन था। तो हुआ हुआ आंदोलन जो है ये एक तरह का क्या था? बौद्धिक धार्मिक, क्या था? बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था। क्या था? बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था, जो कब हुआ? 1939 में। जो कब हुआ? 1939 में शुरू हुआ था। जिसके नेता जो है हू नुह हू इन फूसो, 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 याद रखिएगा। जिसके नेता क्या है? हू इन फूसो, हू इन फूसो था। इसके जो क्रांतिकारी हैं क्या है? उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम दिया करते थे और यहाँ तक कि उसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। तो ये हुआ हुआ आंदोलन इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यह जो जिस जगह क्रांति हुआ उस जगह का ही नाम क्या था? हुआ हुआ। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? हुआ हुआ। इसका मेन कब हुआ? तो 1939 में। इसके जो नेता हैं खाली याद रखिएगा, हू इन फूसो, हू इन फूसो था। बस इतना ही इसमें याद रखना है और एक्स्ट्रा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हुआ हुआ। आपको बता दिया हुआ हुआ आंदोलन आखिर हुआ क्यों। हुआ हुआ आंदोलन जो है सब चाहता है कि अपना अधिकार मिले। आप भी चाहेंगे कि मेरा जो है अपना अधिकार मिले, हम लोग भी स्वतंत्र रहें, हम लोग भी कहीं घूम सकें और हम किसी के गुलाम नहीं रहे। तो उसी जगह जो है हुआ हुआ आंदोलन, उस गांव का जो समस्या था उस गांव का नाम ही था हुआ हुआ। और हुआ हुआ क्या है? एक बौद्धिक है, एक धार्मिक क्रांतिकारी था जो 1939 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1939 में। जिसके नेता अगर बात करेंगे तो हू इन फूसो था। इसके क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। उग्रवादी मन जो चाहता था वो घटना इनके जो क्रांतिकारी थे वो कर देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था और खुद को अपने आप को समझिए आग लगाने का भी काम कर लेता था। ऐसा इसका आंदोलन में काम किया करता था इनके आंदोलन क्रांतिकारी ने। ठीक है, तो हुआ हुआ आंदोलन आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करिए। अब देखो हिंद चीन आपको बता दिए हिंद चीन क्या है। तो हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया
ये जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैले एक क्षेत्र है उसी का नाम क्या है, हिंद चीन। उसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी प्रसार, फ्रांस ने अपना क्या किया, वहाँ पे उपनिवेश धीरे धीरे स्थापित कर रहा था। अब देखिए इसमें होता क्या है, 17वीं शताब्दी, कब का बात है, 17वीं शताब्दी तक बहुत सी फ्रांसीसी व्यापारी जो पादरी होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, हिंद चीन पहुँच गए थे। तो हिंद चीन पहुँच गए थे, ठीक है। इसके बाद फ्रांस ने कोचिन के शासक से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया। अब देखो होता क्या है, मान लो हमको किसी देश से टकराना है तो हम क्या करेंगे, हम किसी और देश का सहारा लेंगे ताकि इसमें क्या हो, मेरा शक्ति बढ़ जाए, मेरा शक्ति बढ़ जाए। फ्रांस ने इसी तरह से क्या किया, वह अपना शक्ति को बढ़ाने के लिए किसके साथ, कोचिन के जो शासक है उसके साथ क्या कर लिया, संधि कर लिया और अपना शक्ति बढ़ा लिया और कंबोडिया को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। और कंबोडिया क्या किया, अपने अधिकार क्षेत्र में पहले ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना पूरा किस पे, हिंद चीन पर ही कब्जा कर लेता है। कौन, तो फ्रांस। तो फ्रांस धीरे धीरे क्या किया, फ्रांस में कोई भी जैसे देश हम भारत जैसे गुलाम हुआ था तो एकाएक तो गुलाम नहीं हुआ, धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, अपना प्रसार फैलाते गया, अपना जो उसका जो जगह था, अपना जगह पे भारत में पूरा सेना को भेजते गया। और इसी तरह से धीरे धीरे क्या कर लिया, हर एक जो राजा है, हर एक राजाओं को अपना धीरे धीरे गुलाम बना लिया। और राजा के बनते बनते राजा गुलाम हो गया तो देश क्या हो जाता है हमारा, इसी तरह से गुलाम हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हिंद चीन में भी क्या हुआ, फ्रांसीसी प्रसार का विस्तार हुआ, ठीक है। कहता है कि 17वीं शताब्दी तक, कब, 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी क्या हुआ, व्यापारी जो है ना कहाँ पहुँच जाते हैं, हिंद चीन, कहाँ पहुँच जाते हैं, हिंद चीन। इसी तरह से भारत में भी क्या जो आए थे अंग्रेज लोग, ब्रिटेन वाले, किस लिए आए थे, तो व्यापार करने के लिए। किस लिए आए थे, तो व्यापार करने के पर्पज़ से आए थे। और धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, पूरा भारत भर में कब्जा कर लिया। तो वही हाल कहाँ का हुआ, हिंद चीन में। जब वहाँ के फ्रांसीसी व्यापारी पादरी जब पहुँच गए, इसके बाद क्या होता है, फ्रांस ने किसके साथ समझौता करता है, कोचिन के शासक, कोचिन के शासक से क्या कर लेता है, वो संधि कर लेता है और अपना शक्ति बढ़ा लिया। और कंबोडिया को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। किसको, कंबोडिया को क्या किया, सबसे पहले कंबोडिया को अपने क्षेत्र में ले लिया। इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस ने धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया। अब बताओ, जब 20वीं शताब्दी हुआ तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस ने क्या किया, धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन को अपना क्या बना लिया, अधिकार में ले लिया। इस तरह से धीरे धीरे क्या करता है, हिंद चीन अपना प्रसार कहाँ कर लेता है, फ्रांस अपना प्रसार कहाँ कर लेता है, हिंद चीन में। कहाँ कर लेता है, हिंद चीन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब है रासायनिक हथियार क्या है, ठीक है, और एजेंट ऑरेंज क्या है। देखो रासायनिक हथियार क्या है, एक पदार्थ हुआ करते हैं जो बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, नापाम। उसको हम लोग क्या करते थे, उसको वहाँ पे जो क्रांतिकारी में जो युद्ध होता था, युद्ध में इस हथियार का प्रयोग करते थे। और नापाम जो है ना, गैसोलीन एक होता है पदार्थ, उसके साथ मिला के इसको एक चिपचिपा पदार्थ बना के क्या करते थे, छोड़ा जाता था। और यह हवा में छोड़ने के बाद जो है ना, हमारे देह से, हमारे जो स्किन है, स्किन से चिपक जाते थे और जलने लगते थे। तो नापाम क्या है, नापाम जो था एक ऐसा रासायनिक हथियार है जो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता था। और इसको हम लोग किसके साथ, गैसोलीन हो गया और अन्य पदार्थों के साथ मिश्रण करके तैयार करते थे। और वह एक ऐसा जहर बन जाता था, एक ऐसा वो रासायनिक विधि से बनाया हुआ हथियार था जो हमारे जो स्किन है, हमारे त्वचा है, इससे चिपक जाते थे और जलते रहते थे। उसी तरह से क्या है, एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा विषैला पदार्थ है जिससे क्या होता है, पैरों पे अगर पड़ जाता था तो वृक्ष, जितने भी वृक्ष हैं, वृक्ष क्या होते थे, झुलस जाते थे और मर जाते थे। तो यही दो जो हमारा रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल इसका परिभाषा हम यहाँ लेके आए हैं। पहला है रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियार नापाम। रासायनिक हथियार जो है, एक इसका क्या नाम है, नापाम। अग्नि बमों में गैसोलीन को मिलाकर तैयार एक मिश्रण है जो त्वचा से चिपककर जलते रहता था। अब बताओ, जो नापाम है, नापाम क्या बोले, नापाम एक बहुत ही अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है जो जिसको हम लोग गैसोलीन के साथ और अन्य मिश्रणों के साथ मिलकर क्या करते थे, उसको तैयार करते थे। और उसका एक ही रीज़न था कि त्वचा से चिपक जाता था और जलते रहता था। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता था, युद्ध में। कहाँ किया जाता था, युद्ध में किया जाता था।
फिर है एजेंट ऑरेंज। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियों तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। अब बताओ एजेंट ऑरेंज क्या है। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष के जो पत्तियां हैं तुरंत झुलस जाती थी और वह मर जाता था। वृक्ष क्या होते थे, मर जाता था। तो ये रासायनिक हथियार और ये एजेंट ऑरेंज जो क्वेश्चन है बहुत ही सटीक क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब है हो ची मिन के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। देखिए हो ची मिन जो है ना, एक क्या है, छात्र था। क्या था, एक छात्र था। हो ची मिन वियतनाम का एक छात्र था। जो हो ची मिन है, हो ची मिन क्या है, एक वियतनाम का छात्र था। हो ची मिन साम्यवाद से प्रभावित था। अब बताओ साम्यवाद का मतलब क्या होता है। वहाँ पे पूंजीपति और वहाँ पे कोई नेता और सरकार उसके समाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करे और समाज एक समान हो। समाज क्या हो, एक समान होना, उसी को क्या नाम दिया गया, साम्यवाद। उसने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। अब बताओ उन्हें, ये जो लड़का है वियतनाम में क्या किया, हो ची मिन। हो ची मिन जो है एक छात्र थे, लेकिन छात्र के साथ साथ ये क्या करते थे, छात्र में आंदोलन भी किया करते थे। क्या करते थे, आंदोलन भी क्या करते थे। और 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की क्या करता था, ये स्थापना कर दिया। क्या कर दिया, तो साथ हम कह सकते हैं कि छात्र जीवन में ही इन्होंने क्या किया, हो ची मिन जो है अपने जो क्षेत्र है उनके प्रति सोचना अधिकार, बहुत सोचने लगा और उसके प्रति सोच रहा था कि हम अपने जो हो ची मिन जो है वो अपने क्षेत्र को चाहते थे कि हम क्या करें, आज़ाद करें, अपने देश जो है अपने देश को स्वतंत्र करें। तो ये उस समय से ही क्या था, एक क्रांतिकारी के रूप में उभर कर सामने आया। तो हो ची मिन क्या है, वियतनाम का एक छात्र था। हो ची मिन साम्यवाद से प्रभावित था। तो साम्यवाद का मतलब आपको समझा ही दिए कि ऐसा समाज का वो निर्माण करना चाहता था जिसमें पूंजीपति वर्ग, जिसमें समाज का जो सरकार है वह हस्तक्षेप नहीं करे, सभी समाज क्या हो, एक समान हो। तो उसको हम लोग साम्यवाद कहते थे। उसने क्या किया, 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कर दिया। किसका, वियतनामी, एक अपने जगह है ये वियतनाम। तो वियतनाम में क्या है, उस ना अपने देश के नाम, अपने जगह के नाम पे ही क्या कर दिया, ये एक क्रांतिकारी दल का गठन कर दिया। और 1930 में क्या कर दिया, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दिया। और इस तरह से अपने जो राष्ट्र है, अपने देश के लिए इन्होंने क्या कर दिया, काफ़ी भूमिका अदा किया था। ठीक है, तो हो ची मिन के बारे में जो मेन पॉइंट है आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हो ची मिन मार्ग क्या है, बताओ। हो ची मिन जो है ना एक मार्ग है। मार्ग का मतलब क्या होता है, रास्ता। और इससे लाखों जो है ना कच्ची और पक्की सड़कें जुड़ी हुई थी। अब बताओ ये क्या है, एक मेन मार्ग है। और मेन मार्ग जो होता है आपका, जो गांव में देखिएगा जो मेन रोड होता है उसमें ढेर सारा कच्ची और पक्की सड़कें क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। इस पर अमेरिका ने कई बार क्या किया, इसको कई बार क्षतिग्रस्त करने का कोशिश किया और ये लोग क्या करते थे, फिर से इसको मरम्मत कर लेते थे। और यह जो है, इसलिए इस अमेरिका चाहते थे अगर ये मार्ग टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो इनका जो क्षेत्र था, हो ची मिन का जो क्षेत्र था, उनको क्या कर लेंगे, हिंद चीन के क्षेत्र को कब्जा कर लेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये जो हो ची मिन मार्ग है इसको काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से सुरक्षा किया करते थे और इसको बचाकर रखते थे, जिससे लाखों करोड़ों इसमें क्या है, कच्ची और पक्की सड़कें जुड़ी हुई थी। तो हो ची मिन मार्ग क्या है, हनोई से चलकर, कहाँ से, देखिए एक जगह है हनोई, और हनोई से चलकर लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। अब बताओ कहाँ तक जाता था, दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला एक मार्ग था। कहाँ से कहाँ चलकर, कहेंगे हनोई से चलकर, कहाँ से, हनोई से चलकर लाओस हो गया, फिर आपको बात कहेंगे कंबोडिया, कहेंगे लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ, यानी जो हिंद चीन का क्षेत्र था, पूरे हिंद चीन में ये क्या है, हो ची मिन मार्ग फैला हुआ था, शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला मार्ग था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। आप बताओ जो मेन लाइन है हमारा, हमारे मेन लाइन के साथ क्या क्या जुड़ा होता है,
तो हमारा जो मेन लाइन होगा उसके साथ कच्ची और पक्की सड़कें अवश्य ही जुड़े होंगे। उसी तरह से जो हो ची मिन्ह मार्ग था उसमें सैकड़ों कच्ची और पक्की सड़कें जो है ना निकल कर जुड़ी हुई थी। अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त किया परंतु इसे पुनः ठीक कर दिया जाता था। तो आपको मेन इसमें जो पॉइंट याद रखना है कि ये चलकर कहाँ से कहाँ तक ये मार्ग था, तो हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला यह मार्ग था, जिसमें करोड़ों, लाखों, सैकड़ों इसमें क्या होते हैं सड़कें जो है कच्ची पक्की सड़कें इसमें जुड़ी होती है। और अमेरिका इसे कई बार क्षतिग्रस्त करना चाहे पुनः इसको क्या कर लिया जाता था, मरम्मत कर लिया जाता था। तो इस तरह से हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब है अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करिए। अमेरिका जो है ना हिंद चीन में आखिर कैसे घुसा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो उससे पहले हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। अब देखिए होता क्या है, अगर हमको किसी को कब्जा करना है तो उसको क्या करेंगे, हम किसी राजा को मान लीजिए उसके राजा के जितने भी क्षेत्र है उसको कब्जा करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, राजा को हम ऐसे समझौता करेंगे कि उस क्षेत्र में हम अपना सेना क्या करेंगे, सेना और हमारे जितने भी जो गुप्तचर लोग होते हैं उसको धीरे धीरे वहाँ पे भेजना कोशिश करेंगे और वहाँ भेज देंगे। और वहाँ पर राजा को कह देंगे कि देखिए राजा साहब, आपके पास जो जितना भी सेना है इस सेना को आप क्या करिए, निकाल दीजिए, हम आपको फ्री में सेना दे रहे हैं। और वहाँ पे सेना हम अपना दे देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा हम अपना सेना को अंदर अंदर बात किए रहेंगे कि इस दिन क्या करना है, इस राजा को ऊपर हावी डालना है और उसको कब्जा करके अपना क्षेत्र हासिल करना है। तो उसी तरह से ये क्या किया, हिंद चीन में भी ऐसा ही काम किया। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका कहाँ पे, दक्षिणी वियतनाम और जो हिंद चीन था वहाँ पे जो साम्यवादी प्रभाव था उसको रोकना चाहता था। तो वही बात है कि अमेरिका क्या है, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम, कौन सा, जो दक्षिणी वियतनाम है और हिंद चीन में क्या बढ़ रहा था, साम्यवादी प्रभाव बहुत ही बढ़ रहा था। वह पहले से क्या कर रहा था, वहाँ पे आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। आर्थिक का मतलब जो वहाँ पे कमी होता था और जो सैनिक है वहाँ पे सहायता दे रहा था, कहाँ पे, हिंद चीन और वियतनाम में, हिंद चीन और वियतनाम में। राष्ट्रपति केनेडी ने क्या किया था, एक इसके राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, केनेडी के शासनकाल में 1962, कब, 1962 में इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से क्या कर लिया, युद्ध में भाग ले लिया। इसीलिए इस तरह से धीरे धीरे क्या कर लिया, पूरा हिंद चीन पे इन्हें अपना कब्जा कर लिया। देखो क्या होता है कि अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और हिंद चीन में क्या कर रहा था, बढ़ते जो साम्यवादी था इसको प्रभाव को रोकना चाहता था। ठीक है, अब बताइए अमेरिका है, जितने भी क्षेत्र हैं वियतनाम के और हिंद चीन और वियतनाम में क्या हो रहा था, साम्यवादी प्रभाव बढ़ रहा था। और यह अमेरिका जो है पहले से वहाँ पे जो आर्थिक सहायता है प्लस में सेना दोनों क्या कर रहे थे, सहायता दे रहे थे। और जब केनेडी का समय आया 1962 में, केनेडी ने क्या किया, केनेडी उस जगह पे कहाँ पे, वियतनाम और हिंद चीन में अपना प्रत्यक्ष रूप से क्या कर लिया, युद्ध में भाग ले लिए। तो इस तरह से वो कहाँ घुसा, हिंद चीन में घुस गया। ठीक है, तो अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और हिंद चीन में बढ़ते साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहता था। जो बताए हम आपको वही चीज़ लिखा हुआ है। वह पहले से ही वहाँ आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। अब बताओ वह पहले से ही क्या दे रहा था, उसको आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। राष्ट्रपति केनेडी ने के शासनकाल के 1962 में अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से क्या कर लिया, भाग ले लिया। तो इस तरह से वहाँ कहाँ पहुँचा, वो हिंद चीन में घुस गया। ठीक है, तो हिंद चीन एक जो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र हैं उन क्षेत्र, और वहाँ पे राष्ट्रवादी की भावना भी कमी था। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो जाता है और आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन जितने हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीन उपनिवेशवाद स्थापना का क्या उद्देश्य था। आप बताओ उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। तो उपनिवेश का मतलब जो शक्तिशाली देश है, जो भी शक्तिशाली देश है वो कमज़ोर देशों पर क्या करता है, जब अपना अधिकार प्रत्यक्ष रूप से अगर
प्रत्यक्ष रूप से उस पर अधिकार कर लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग उपनिवेशवाद भी जानते हैं। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। अब देखो वहाँ पर हुआ क्या, जो फ्रांस है ना, हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का इसका एक ही लक्ष्य था कि वहाँ पे डच और ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। वहाँ पे पहले से क्या था, डच और ब्रिटिश का जो कंपनी है वो बहुत अच्छी से वहाँ पे पहले से क्या था, स्थापित था, और ये चाह रहा था कि हम वहाँ पे एंट्री अपना लगाएं। अब बताओ, दो पहले से कोई खिलाड़ी चल रहा है, वहाँ पे तीसरा खिलाड़ी जाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, काफ़ी हुनर होना चाहिए। तो ये अपना क्या करता है, वहाँ पे उपनिवेश बनाने के लिए क्या करता है, जो प्रतिस्पर्धा है किसके किसके बीच में, डच, ब्रिटिश और फ्रांस वाले में, इन कंपनियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा का उसको सामना करना पड़ता था। भारत में फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ गया था। अब बताओ, जो भारत में फ्रांसीसी जो व्यापारी हैं, फ्रांसीसी जो हैं वो कमज़ोर पड़ रहे थे। चीन में फ्रांसीसी व्यापारी प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अब बताओ कि कहीं पे भारत में पहले से ढेर सारा कंपनी था, ब्रिटिश था, इंग्लैंड था, है ना, और वहाँ पे मेन रूप से जो कंपनी था ब्रिटिश का था, ठीक है, डच भी था और हॉलैंड भी था। कई सारे ऐसे कंपनी थे जो भारत में स्थापित था, और वहाँ पे उसका प्रतिस्पर्धा क्या था, बहुत सारा था। लेकिन हिंद चीन में केवल एक ही से प्रतिस्पर्धा उसको करना था, किसके साथ, तो इंग्लैंड के साथ। अब बताओ, कहीं पे 5 गो खिलाड़ी है और कहीं कहीं पे एक खिलाड़ी है, तो किस में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगा, जहाँ पे ज़्यादा खिलाड़ी है। तो एक खिलाड़ी है तो वहाँ पे आराम से उसको हरा के हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए वो सोचा कि हम क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो किसी मार्केट में 5 किराना का दुकान है, उस मार्केट में 5 किराना का दुकान है, लेकिन उसी के बगल में एक और मार्केट, वहाँ पे केवल 1 किराना का स्टोर है। तो कोई आदमी चाहेगा कि वहाँ सोचेगा कि वहाँ 5 गो किराना का स्टोर पहले से है, लेकिन इस जगह एक ही है। अगर हम यहाँ दुकान खोल लेंगे तो मेरा प्रतिस्पर्धा केवल एक आदमी से रह जाएगा और मेरा भी दुकान अच्छा चलेगा। लेकिन पहले से 5 गो है, वहाँ पर अगर ये खोलेगा तो वहाँ पे इसका प्रतिस्पर्धा 5 से हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से है। इसलिए ये दिमाग लगाया 5 को छोड़कर कितना से प्रतिस्पर्धा रखना चाहिए, 1 से रखना चाहिए। इसीलिए हिंद चीन में केवल एक कंपनी था, इंग्लैंड। ये चाहता था कि हम अपना उपनिवेश कहाँ फैला दें, हिंद चीन में। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा। अब बताओ, अगर एक ही जगह कहीं पे किसी को प्रतिस्पर्धा, किसी के साथ अगर उसको टकराना है तो वो चाहेगा कि हम हमेशा 1 से टकराएं, नहीं कि 5-6 से टकराएं, ठीक है। तो ये जो मेन उपनिवेशवाद का इसका जो उद्देश्य था फ्रांस का, तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। अब बताओ, कौन कौन, जो फ्रांस है अगर हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का अगर बात करेगा तो किसको किसको, शुरू में इसका जो उद्देश्य था डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। भारत में फ्रांसीसी क्या पड़ रहे थे, कमज़ोर पड़ रहे थे। भारत में जो है ना, फ्रांस वाला सोचा कि भारत में क्या है, भारत में जो हमारा जो स्थिति है कमज़ोर पड़ रहा है। चीन में फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से किससे था, इंग्लैंड में था। अब बताओ, चीन में जो है ना, जो फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता था किससे केवल था, एक ही से था, जो इंग्लैंड वाले हैं। अतः यहाँ पे उसको अपना आप को समझा कि हम यहाँ क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्या रहेंगे। अतः सुरक्षात्मक आधारों के रूप में उन्हें हिंद चीनी क्षेत्र उचित लगा। अब बताओ, जहीं पे कहीं पे अगर एक प्रतिस्पर्धा है तो वो सोचेगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आसानी से हम अपना यहीं पे व्यापारी करेंगे, ताकि क्या हो, एक कंपनी से उसका प्रतिस्पर्धा हो। जहाँ खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन की कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। अब बताओ, बाउंड्री लाइन पे ये चाहते थे हम रहें। अगर बाउंड्री लाइन पे रहेंगे, इधर भारत के साथ काम करेंगे, उधर चीन के साथ भी ये व्यापारिक आसान से कर सकते थे। दूसरे, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी। अब बताओ, जो कच्चा माल है ना, कच्चा माल भी वहाँ से क्या होता था, आसानी से नज़दीक से मिल जाता था, एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। और जिस जगह पे ये सामान हमको कच्चा माल मिल रहा है, अब बताओ कच्चा मटेरियल हमको मिल रहा है, वहीं पे हम बनाएंगे, वहीं पे सामान मेरा बिक जाएगा, तो इससे बड़ा तो बिजनेस कोई नहीं होगा। तो इस तरह से ये चाहते थे कि जो फ्रांस वाले चाहते थे कि हम वहाँ से क्या करेंगे, जो हमको रॉ मटेरियल है वो भी मिल जा रहा है,
और हम वहाँ पे अपना औद्योगिक फैक्ट्री लगाएं और वहाँ पे सामान बनाएं और उसी मार्केट में सेल कर दें। तीसरे, पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व होता था। जो वहाँ पे पिछड़े समाज था उसको, अब बताओ कहीं पे बहुत होनहार अगर कोई राज्य है, कोई या शहर है, तो वहाँ पे जल्दी से किसी को एंट्री नहीं मिलेगा। जब अगर वहाँ पे क्या होगा, समाज ही पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम कहीं से एंट्री कर देंगे, उसको हम लालच देके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एंट्री आराम से कर सकते हैं। इस तरह से ही वहाँ पे हुआ कि पिछड़े जो समाज है उसको सभ्य बनाना और विकसित यूरोपीय राज्यों का क्या था, स्वघोषित दायित्व होता था। तो हिंद चीन में जो कैसे कैसे इसका प्रसार हुआ, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही विविध क्वेश्चन है। इसको याद रखिएगा कि फ्रांस हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य इसका क्या था, कि हिंद चीन में जो है ना उपनिवेश स्थापना का मेन उद्देश्य इसका क्या था। तो जो भी मेन चीज़ है इसमें हम आपको बता ही दिए। चलिए एक बार और हम बढ़िया से बारीकी से देख लेते हैं। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। अब देखो, जो फ्रांस है ना, हिंद चीन को अगर अपना उपनिवेश बनाने का अगर प्रयास करेगा तो इसको किससे सामना करना पड़ेगा, डच और ब्रिटिश कंपनी से इसका सामना करना पड़ता था। भारत में फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ रहा था। अब बताओ, कहीं पे अगर कमज़ोर पड़ेगा तो वो चाहेगा कि भाई यहाँ पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं तो यहाँ से खिसके दूसरे जगह अपना व्यापारिक कोठा लगा दें। चीन में फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता किसके साथ, केवल मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अब बताओ, चीन में जो है ना, जो फ्रांसीसी व्यापारिक का जो प्रतिद्वंद्विता होगा किसके साथ होगा, केवल इंग्लैंड वाले से होगा। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा और वहाँ पे वो सोचा कि हिंद चीन मेरे लिए क्या होगा, सेफ जगह होगा। इसीलिए वो कहाँ उपनिवेश अपना करना चाहते थे, तो हिंद चीन में। कहाँ करना चाहते थे, हिंद चीन में अपना उपनिवेश करना चाहते थे। ठीक है, जो इसमें मेन पॉइंट है आपको लिखा दिए। कहते थे वे चाहते थे दोनों तरफ क्या करें, भारत एवं चीन की कठिन जो परिस्थितियां हैं उसमें संभाल सकते थे। अब बताओ, अगर हिंद चीन में लगाएगा तो इधर भारत भी उधर चीन भी क्या होता था, नज़दीक होता था। और ये बीच में एक ऐसा जगह था जहाँ से भारत और चीन दोनों को क्या करते थे, ये संभाल सकते थे। ठीक है, दूसरे क्या है, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी। अब बताओ, जहाँ उपनिवेश वहाँ पे हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, कच्ची मटेरियल का भी सुविधा था और वहाँ पे सही मार्केट भी मिल जाता था। कच्ची मटेरियल जो है उससे सामान बनाएंगे और उससे वहाँ जो मार्केट है उस मार्केट में क्या करेंगे, सेल भी कर देंगे, ये भी होता था। तीसरा जो है, जो पिछड़ा समाज है को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का क्या था, स्वघोषित दायित्व था। और जो उसको विकसित बनाएंगे, विकसित बनाने में कई समय भी लगेंगे, तो इसका किसका काम था, ये यूरोपीय समाज का किसका था, यूरोपीय राज्यों का ये जो है ना एक दायित्व होता था। जो पिछड़े समाज है, पिछड़े समाज को हम क्या करेंगे, उसको सभी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उपनिवेशवाद होता है फ्रांस का, कहाँ पे, हिंद चीन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मैलीगो की घटना क्या थी। आप बताओ, मैलीगो की घटना क्या है। मैलीगो को जो है यहाँ पे घटना घटता है अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका के सेना जो है ना इस गांव के जितने भी मेन हुआ क्या, इसको अंडरस्टैंडिंग अच्छा से नहीं हो पाया। ये सोचा कि हम इसको क्या कर दे रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं, यहाँ पे सेना भी मेरा है, हम इसको रक्षा भी इसका कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं हम इसको, और ये किसी और के प्रति ये सोच रहा है। अब बताओ, हम किसी आदमी को खाना दें, समय पे जो मांग रहा है वो दें, लेकिन वह किसी और के प्रति अगर आकर्षित होगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ तो कुछ गलत करना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये जो अमेरिका वाले हैं सोचा कि ये जो है ना, लगता है कि वियतकांग का समर्थक ये लोग हैं, कहाँ के, मैलीगो के जितने भी मैलीगो हैं ना, मैलीगो में मेन रूप से अधिकार किसका था, अमेरिका का। और मैलीगो के जितने भी लोग थे ना, अमेरिका को लगा कि ये लगता है जो वियतकांग का ये लोग समर्थक हैं, सब चीज़ आर्थिक सहायता हम दे रहे हैं, यहाँ पे रक्षा हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग किसी और को चाह रहा है। तो ये यहाँ के जितने भी सेना है, इन्होंने क्या किया, जितने इस गांव के पुरुष थे सब पुरुष को क्या कर दिया, एक साथ मार दिया। और यहाँ पे जितने महिला और बच्चियाँ था उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से बलात्कार किया और कई दिनों तक बलात्कार करते रहा। और अंतिम में इन लोगों को भी क्या कर दिया, बलात्कार करते करते मार दिया। अब तो इससे शर्मनाक घटना अमेरिका के लिए और नहीं था। यह घटना का पता कैसे चला,
उतने आदमी में क्या हुआ, एक बूढ़ा है ना किसी तरह से जान बचाकर निकल सका। अब बताओ, एक बूढ़ा अगर देखेगा अपने आँख से जो घटना यहाँ घट रहा है, उसमें अगर इसको देख लिया कि यहाँ पे किस तरह से अन्याय हो रहा है, तो वह जब आया जगह और जब उसको होश आया तो बाहर निकला, वहाँ से लाशों के ढेर से वो बाहर निकला तो देखा कि यहाँ पे तो एक तरफ से लाश बिछा हुआ है और यह लोगों को बताया कि किस तरह से यहाँ पे अमेरिका के सेना ने हमारे साथ गलत किया है। तो ये घटना बहुत ही क्या था, एक दर्दपूर्ण घटना था। वहाँ के जितने भी बेटियाँ हैं, वहाँ के जितने भी परिवार था, सबका परिवार उजड़ गया था और बाद में अमेरिका को जो है ना शर्मिंदा महसूस हुआ। और इस तरह से हम इसको आइए पढ़ लेते हैं। मैली गांव की घटना क्या थी। यह घटना 1968 में दक्षिणी वियतनाम के एक गांव मैली में घटी थी। अब बताओ यह घटना कब घटा, 1968 में, जो किस जगह का है, तो दक्षिणी वियतनाम के एक गांव मैली में घटी थी। अमेरिकी सेना ने इस गांव के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर उन्हें दंडित करने की योजना बनाई। अब बताओ, आपको बता दिए थे कि अमेरिका के सेना को क्या हुआ, गलतफहमी हो गया था कि ये लोग क्या है, वियतकांग के समर्थक हैं और उन्हें दंडित करने की योजना बनाई। सेना ने पूरे गांव को घेरकर सभी पुरुषों को मार दिया। अब सेना ने क्या किया, पूरे गांव के जितने भी पुरुष हैं सबको घेर कर मार दिया। स्त्रियों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। अब बताओ, जिससे इच्छा हुआ उसके साथ ये बलात्कार कर दिया और अंत में आग लगाकर पूरे गांव को जला दिया। पूरे गांव को क्या किया, जला दिया। पूरे गांव को यहाँ पे जला दिया। हत्याकांड के बाद लाशों के ढेर में दबा एक वृद्ध व्यक्ति किसी प्रकार जिंदा बाहर निकल सका। अब बताओ, लाशों के जो ढेर है ना, लाशों को ढेर में जो दबा एक व्यक्ति है, किसी तरह से वृद्ध व्यक्ति, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसने इस घटना के बारे में जानकारी दी, जो मैली गांव की घटना है उसके बारे में जानकारी उस वृद्ध पुरुष ने दिया। कहा कि किस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने हम लोगों पे अत्याचार किया। और देखिए इसका जो प्रभाव भी हुआ, क्या क्या प्रभाव होता है उसको भी देख लेते हैं। घटना का विवरण प्रमुखता से समाचार पत्रों में छापा। अब बताओ, पूरा देश, पूरा जो वर्ल्ड है वहाँ तक पता चल गया कि मैली गांव की घटना किस तरह से अमेरिका ने वहाँ के लोगों के साथ गलत किया। तो पूरा अखबार, पेपर, जितने भी न्यूज़ पेपर में छप गया। इससे अमेरिकी जो नीति और प्रशासन की भी कटु आलोचना हुई और उन लोगों को भी क्या हुआ, पूरा दुनिया के सामने में अमेरिका ने क्या किया, सर को झुका दिया कि हमारे सेना ने इतना गलत काम कर दिया जबकि नहीं करना था। वियतनामियों में भी आक्रोश उत्पन्न हुआ और वे अमेरिका का डटकर मुकाबला करने लगे। अब बताओ, जो दक्षिणी वियतनाम थे, दक्षिणी वियतनाम के गांव, एक गांव का केवल ये घटना था और जो लोग बचा हुआ था वो लोग क्या सोच रहे थे कि जो अमेरिका है उसके साथ हमको, चाहे हम हारेंगे ठीक है, लेकिन अपना कभी भी पीठ नहीं दिखाएंगे और मर जाएंगे लेकिन अमेरिका का सामना करेंगे। ये किसका कथन था, तो वहाँ जो था दक्षिणी वियतनाम वाले लोगों का कथन एक ही था कि भले हम हार जाएंगे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से वो लोग क्या किया, अमेरिका का डटकर सामना किया। तो ये प्रभाव था, ठीक है। घटना का विवरण प्रमुखता से कहाँ छापा, समाचार पत्रों में छापा। फिर कहता है कि इससे अमेरिकी नीति और प्रशासन की कटु आलोचना हुई। अब वहाँ के जो अमेरिका की जो नीति है, नीति तो होगा सरकार का, और उसके बाद प्रशासन जो है, वहाँ के प्रशासन जो है अपने सेना को क्यों ऐसा करने के लिए कहा, इसका क्या हुआ, पूरा संसार भर में आलोचना हुआ। और वियतनामियों जो है ना में भी आक्रोश उत्पन्न हुआ। अगर किसी देश में ऐसा घटना होगा तो उसके साथ तो गलत होगा, तो ज़रूर है कि वो क्या करेगा, आक्रोशित होगा और अमेरिका का डटकर क्या किया, वो मुकाबला करने लगा, ठीक है। तो ये है मैली गांव की घटना और यह घटना बहुत ही पूरे संसार के लिए क्या था, एक दर्दनाक घटना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कहता कि राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा। बताओ, राष्ट्रपति निक्सन है अमेरिका के और हिंद चीन में जो घटना घटा उसके बाद इन्होंने क्या किया, 5 सूत्री जो योजना था उसको लाया और इसका प्रभाव भी क्या हुआ देखते हैं। मैली गांव की घटना के बाद 20 में किरकिरी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने निम्नलिखित 5
सूत्री 5 सूत्री योजना की घोषणा की। अब बताओ, ये जो मैलीगॉ का घटना हुआ, पूरा वर्ल्ड भर में क्या हुआ, अमेरिका का थू थू करने लगा। और ये बात कहा कि अमेरिका ने ऐसा गलत काम किया, फिर भी अभी तक वहाँ पे वहाँ के लोगों को कुछ रक्षा ये नहीं कर दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 5 सूत्री वहाँ का क्या किया, 5 सूत्री जो उसका अपना नियम था वो नियम लाया। पहला नियम क्या था, हिंद चीन की सभी हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहेंगे। अब देखो, पहला जो इसमें जो उसका था, पहला नियम ये था कि पहला योजना ये था कि हिंद चीन में जितने भी सेना हैं युद्ध को क्या करेंगे, युद्ध को विराम करेंगे और यथासंभव अपनी जगह पर रहेंगे। और दोबारा ये युद्ध करने के लिए भी क्या कर दिया था, मना कर दिया था। युद्ध विराम की देखरेख केवल क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। और ये भी कह दिया था कि हम लोग के जो सेना है वो यथासंभव अपने जगह पर रहेंगे और जो युद्ध है, युद्ध का देखभाल कौन करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं उनका काम होगा कि वो क्या करेंगे, इस युद्ध का देखभाल करेंगे। और युद्ध विराम हो गया तो इसको, ये अमेरिका ये नहीं चाहते थे कि फिर दोबारा ये युद्ध हो। लेकिन जो वियतनाम वाले हैं इन्होंने नहीं माना। फिर बाद में क्या हुआ, फिर से अमेरिका ने इस पर क्या करने लगा, बमबारी करने लगा। प्रभाव तो बड़ा ही खतरनाक हुआ। कुछ जो कीड़ा है, कीड़ा के कारण से जो है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कुछ समय लगेगा इसमें। होता क्या है कि कभी कभी मक्खी आ जाते हैं और मक्खी क्या करते हैं, कहीं बैठ भी जाते हैं। अगर बैठ जाएगा तो इस पर हम अगर ओके करेंगे तो ओके नहीं होगा, क्योंकि पहले से वो बैठा हुआ होता है। और उसके बाद कहीं बैठ जाएगा, एक्सपोर्ट होने लगेगा, इंपोर्ट होने लगता है, तो इसमें कुछ टाइम लग जाता है। ठीक है, तो पहला जिसका योजना था क्या था बताओ, इन्होंने क्या कहा था कि हिंद चीन की जो सभी सेनाएं हैं, हिंद चीन की जितनी भी सेनाएं हैं युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहेंगे। ये केवल अपने सेना को ही नहीं, हिंद चीन के लिए भी कहा था कि तुम लोग भी क्या रहो, तुम लोग भी शांत रहो और हम लोग भी शांत रहेंगे। फिर युद्ध विराम की देखरेख कौन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। और इसमें न हम आएंगे न तुम आएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था होगा, वो क्या करेगा, इस युद्ध के विराम को देखरेख करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या था, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। अब बताओ, जो मैलीगॉ की घटना के बाद जो घटना हुआ, वो कहा कि उस समय में अब हम दोनों के बीच लड़ाई है, लेकिन और जो कोई देश है अपना शक्ति बढ़ाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका जो है शुरू से लेके अभी तक एक क्रूर टाइप का काम किया करते थे और अपने आप को शक्तिशाली समझते थे और अभी भी शक्तिशाली समझ रहे हैं। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। कहा कि अगर युद्ध विराम है तो इसमें कोई फिर युद्ध करने के लिए साहस नहीं करेगा, युद्ध विराम है तो विराम ही रहेगा और इसमें कोई देश अपने आप को शक्ति बढ़ाने का काम नहीं करेगा, ये भी कहा दिया था। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। यानी ये कहा कि युद्ध विराम हम तो कर रहे हैं, युद्ध विराम का एक ही लक्ष्य होगा, पूरा हिंद चीन में जो संघर्ष हो रहा है उसको खत्म किया जाए। और इसके जो प्रभाव था, देखिए निक्सन की यह योजना स्वीकार नहीं की। निक्सन का यह जो योजना है किसके स्वीकार नहीं हुआ, तो हिंद चीन वालियों को यह स्वीकार नहीं हुआ, अतः इसे अस्वीकृत कर दिया। अमेरिकी सेना ने पुनः बमबारी प्रारंभ कर दिया। 1972 में निक्सन 8 सूत्री योजना प्रस्तुत की। फिर से क्या किया, जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या कर दिया, निक्सन जो है 8 सूत्री योजना प्रस्तुत किया। तो इसके मेन जो घटना है और मेन जो प्रभाव है, ये प्रभाव वहाँ के लिए क्या हुआ, काफ़ी घातक साबित हुआ हिंद चीन वालियों के लिए, क्योंकि यही अमेरिका का ही उसमें गलती था। अगर उसको लगा था तो पहले वो समझता, वैसा कुकर्म उसके उन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए था। जबकि मैलीगॉ एक पूरा गाँव ही ख़त्म कर दिया था। एक गाँव में बहुत सारे महिलाएं होंगे, बहुत सारे पुरुष होंगे और बहुत सारे बच्चे भी होंगे, तो उनको वो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो मैलीगॉ का घटना जो है ना पूरा वर्ल्ड भर में उस समय में क्या हुआ, एक तरह से नुकसानपूर्ण घटना हुआ था, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों का बताओ। फ्रांसीसी जो है ना हिंद चीन में काफ़ी शोषण किया। क्या ब्रिटेन वाले भारत के साथ शोषण नहीं किया, काफ़ी शोषण किया। यहाँ पे भी हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, उनको काफ़ी जो उसके साथ होता था गलत काम करके शोषण किया करते थे। फिर वहाँ भी जो शक्तिशाली देश है
वो हमेशा जो कमज़ोर देश है उसके साथ हमेशा शोषण किया। तो हिंद चीन के साथ भी फ्रांसीसी ने क्या किया था, शोषण किया था, और शोषण करने के साथ साथ कुछ अच्छा भी किया। जैसे भारत में की बात करेंगे, भारत में जो ब्रिटेन वाले हैं शोषण तो किया, लेकिन शोषण करने के साथ साथ कुछ अच्छा भी काम करके उन्होंने हम लोगों को दिया। तो देखिए पढ़ते हैं, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ हिंद चीन में कई सकारात्मक कार्यों को भी किया जो निम्नलिखित है। अब बताओ, शोषण किया लेकिन शोषण करने के साथ साथ कुछ अच्छा काम भी किया, अच्छा काम भी किया उन्होंने। कौन? फ्रांसीसी वाले ने। फ्रांसीसी ने नहरों एवं जलाशयों का समुचित प्रबंध किया ताकि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सिंचाई किया जा सके। अब बताओ, हिंद चीन में जहाँ भी वो क्षेत्र है उस जगह पे क्या क्या उन्होंने नहरों का निर्माण कराया और जलाशयों का निर्माण कराया ताकि कृषि में क्या हो, पैदावार वृद्धि हो। पैदावार कृषि के क्षेत्र में काफ़ी क्या है, क्रांतिकारी आए। ठीक है। अब कहा, बेकार एवं कृषि के अयोग्य भूमि को योग्य बनाकर कृषि क्षेत्र को क्या किया, बढ़ाया गया। अब बता, जो बंजर भूमि थी जिसमें खेती नहीं होता था उसको वो क्या किया, कृषि योग्य भूमि बनाया, और कृषि योग्य भूमि बनाने के बाद क्या किया, उसमें काफ़ी पैदावार लाने के प्रयास किया और हुआ भी। ठीक है। तो मेन जो अभी 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, नहर एवं जलाशयों का क्या किया, समुचित प्रबंध किया ताकि कृषि की क्या हो, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सिंचाई किया जा सके। अब बताओ, कृषि अगर हम खेती करेंगे और खेती में अगर सिंचाई का प्रबंध अगर नहीं हो तो हम कितना दिन तक प्राकृतिक जो वातावरण हमारा है, प्राकृतिक जो वर्षा है उस पर निर्भर करेंगे। वर्षा हो तो फसल होगा, वर्षा नहीं होगा तो फसल नहीं होगा। इसलिए फ्रांसीसियों ने क्या किया, वहाँ पे नहरों और जलाशयों का अच्छा से क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है। फिर उसके बाद कहा था कि जो बेकार भूमि था, बेकार भूमि को इन्होंने क्या किया, कृषि योग्य भूमि बनाकर उसमें कृषि का पैदावार बढ़ाया। फिर अगला क्या है, फिर अगला कहा था, कृषि के क्षेत्र में फ्रांसीसी प्रयासों से वियतनाम को विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बना दिया। अब बताओ, जो इतना बढ़िया कृषि के क्षेत्र में उन लोगों ने काम किया फ्रांसीसियों ने, कि वियतनाम जो है ना वर्ल्ड का तीसरा चावल उत्पादक क्षेत्र बन गया। ठीक है। अगला क्या है, एक विशाल रेल मार्ग का निर्माण करा गया। अब बताओ, रेल मार्ग अगर इन लोगों ने, फ्रांसीसियों ने लाया तो काफ़ी अच्छा काम किया। उन लोगों के पास क्या हुआ, टेक्नोलॉजी भी आया और काफ़ी साधन आसान हो गया। फिर सड़कों का विस्तार किया गया, सड़कों का भी विस्तार किया कहाँ पे, फ्रांसीसियों ने। फिर उसके बाद, आज पेन गिर जा रहा है। फिर कहा था, पुरानी शिक्षा के स्थान पर लोगों को आधुनिक शिक्षा फ्रांसीसी भाषा में दिया गया। अब बता, जो कहा था कि पहले का ज़माना का जो शिक्षा था उसको हटाकर आधुनिक शिक्षा जो है फ्रांसीसी भाषा में दिया गया। तो ये जो जितने भी काम है ये क्या है, सकारात्मक काम थे। किसके लिए, तो हिंद चीन वालियों के लिए। ठीक है। फिर है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत ही भिविय है और इसको आप याद कर लेंगे। यानी ये क्वेश्चन अगर आप बात करेंगे क्वेश्चन का, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और यह क्वेश्चन जो है इतिहास का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे ही बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। फिर से देख लीजिए, कहता कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास। अब बताओ, जैसे हम कहेंगे हिंद चीन का बात अगर कहेंगे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, क्या वे लोग हमेशा गुलामी रहेंगे या चाहेंगे कि हम भी अपने देश को स्वतंत्र रूप से उजागर करें, अपने देश का भी पहचान बढ़ाएं? तो वहाँ भी क्या हुआ, वहाँ के भी कई क्रांतिकारी हुए और अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना उनमें जगा और अपने देश को क्या किया, उजागर किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही भिविय है। तो मेन क्या है इसमें, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब बताओ, हिंद चीन में क्या हुआ, जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था उसके विरोध में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1903 फान बोई चाउ ने दुई तान होई का गठन कर उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चलाया। अब बताओ, वहाँ का जो एक नेता है जो है फान बोई चाउन, कब, 1903 में एक जो संस्था है उस संस्था का नाम है दुई तान होई का गठन कर उपनिवेशवाद जो वहाँ पे था उसके विरोधी क्या किया, आंदोलन चलवाया। वियतनाम के आरंभिक राष्ट्रवादियों ने पूर्व की ओर चलो आंदोलन भी चलाया।
अब जो वहाँ के जो वियतनाम के आरंभिक राष्ट्रवादियों होते हैं, राष्ट्रवादी का मतलब क्रांतिकारी लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, जिनके अपने देश के प्रति स्नेह था, वो है राष्ट्रवादियों ने पूरब की ओर चलो का नारा भी दिया था। विद्यार्थी ने टोक्यो में, कहाँ पे, विद्यार्थी जो है वहाँ के विद्यार्थी भी क्या किया, टोक्यो में रेस्टोरेंट सोसाइटी भी स्थापित की। जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ का क्या किया, वहाँ सोसाइटी भी स्थापित की। जापान द्वारा रूस को पराजित करने की घटना और 1911 की चीनी क्रांति भी राष्ट्रवादियों को प्रेरणा मिली। जो विद्यार्थी है वहाँ के विद्यार्थी भी काफ़ी योगदान दिए, और जापान द्वारा जो है ना रूस को पराजित करने की घटना और 1911 की चीनी क्रांति से भी काफ़ी क्या मिला, इसको राष्ट्रवादियों को प्रेरणा मिला। जापान क्या किया, रूस से उस समय युद्ध कर लिया, और उस समय में क्या हुआ, रूस पराजय हो गया। रूस क्या हो गया, पराजय हो जाता है और ये हार जाता है। और 1911 की जो चीनी क्रांति हुआ, इसमें राष्ट्रवादियों की भावना और प्रेरणा मिलता है। ठीक है, फिर फानचुत्रिन ने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतांत्रिक बनाने का प्रयास किया। इसके बाद जो है ना एक और आता है फानचुत्रिन। फानचुत्रिन ने क्या किया, राष्ट्रवादी आंदोलन के जो राजतंत्रीय स्वरूप होता है को गणतांत्रिक बनाने का प्रयास किया। गणतांत्रिक का मतलब क्या, आज़ाद, क्या होता है, आज़ाद बनाने का, उसको सोचा कि हम लोग भी क्या होंगे, आज़ाद होंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन में छात्रों की विशेष भूमिका थी। हो ची मिन ने 1930 में वियतनाम कांग सांग देंग का गठन कर आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब 1930 का अगर हम बात करेंगे तो हो ची मिन ने भी क्या किया था, 1930 में एक जो संस्था है वियतनाम कांग सान एक देंग का गठन कर आंदोलन को आगे बढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने वियत मिन की स्थापना की। जापान द्वारा हिंद चीन में अपनी सेना हटाने के बाद हो ची मिन के नेतृत्व में 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। अब बताओ अंतिम में क्या किया जापान द्वारा हिंद चीन में जो अपना उसका सेना था उसको भी क्या किया, हटा लिया। और बाद में हो ची मिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो हो ची मिन के नेतृत्व में 1945 में वो लोग क्या हुआ, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया। तो उस समय वो लोग क्या हो गए, आज़ाद हो गए। कौन हो गए, हिंद चीन वाले। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन है बहुत ही भीविया है। तो हिंद चीन कैसे आज़ाद हुआ, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे भारत के बारे में, इसके बाद जो हम टॉपिक लाएंगे वो हमारे देश के बारे में ही होगा, और हम लोग कैसे गुलाम थे और हम लोग कैसे आज़ाद हुए, और हम लोग कैसे, हम लोग का राष्ट्रवाद के जो विकास हुआ हमारे अंदर, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो ये हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद के विकास है, वहाँ के जो मेन जो क्रांतिकारी थे और उन लोगों ने क्या किया, अपना काफ़ी योगदान दिया, और विभिन्न प्रकार का संस्था गठन कर, विभिन्न प्रकार का आंदोलन कर, जो वहाँ पे जो उपनिवेशवाद के जितने भी देश थे उनको भगाने का काम किया था। चाहे फ्रांस हो, जापान हो, अमेरिका हो, और कई सारे देश को वहाँ से भगाने का काम किया। और अंतिम में 1945 में उसको क्या मिल जाता है, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो जाता है। तो इस तरह से जो आज का जो टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, और हम आपको फिर से कल एक नया वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो है हमारा चौथा चैप्टर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही समझ में आएगा, और मेरा यही कोशिश रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, और आप जितने भी क्वेश्चन होगा उसको आप सही से पढ़िएगा, और सही से पढ़ने के बाद क्वेश्चन को याद भी करना है, और साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी का, जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा सभी विषय का, हम इसी बीच में आपको देने वाले हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको क्रैश कोर्स देख रहे हैं, अगर 1 अगस्त होगा ठीक हो, नहीं तो हम 15 अगस्त से आपको सभी विषय का जो प्रॉपर जो एक वे में हम आपको वीडियो देंगे, उसमें क्रैश कोर्स के आधारित होगा, और इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं बिहार बोर्ड के 2027 वाले एग्ज़ाम में। और इस चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आशा है कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन हम करवाएं समझ में आएगा, और आप समझने का भी कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।